स्वागत है दोस्तों आप सबका। आप सुन रहे हैं कहानी वार्ता। मैं हूं आप सबका दोस्त विक्रम। आज हम डेथ वारंट का 8वां भाग सुनने जा रहे हैं। कहानी बहुत मजेदार जगह पर पहुंच चुकी है। ज्यादा समय ना लेते हुए पहले कहानी सुनते हैं और बातें एपिसोड के एंड में। शुरू करते हैं डेथ वारंट पार्ट 8। 2 घंटे बाद ही देवराज चौहान नए ठिकाने पर था। ये ब्रेटन मार्श ने जगह दिलाई थी। समुद्र के किनारे बने मकानों में मछुआरों की बस्ती में ये जगह थी और मछलियों की बदबू से पूरा इलाका भरा था। ये एस्टोनिया के मछुआरों के पुराने मकान थे। देवराज चौंद को ऐसी जगह पर रहने में कोई परेशानी नहीं थी। वो काम पर था, न कि ऐशो आराम के लिए घूम रहा था। देवराज चौंद जब वहां पहुंचा तो ब्रेटन मार्श भी वहां मौजूद था। अभी भी वो हरी कमीज ही पहने हुए था। ये 2 छोटे कमरों का ठिकाना था और फर्नीचर के अलावा जरूरत का सारा सामान मौजूद था। मुझे हैरानी है कि तुमने जिस लड़की के साथ ठिकाना बनाया वो फिरोजा की बहन निकली। ब्रेटन मार्श। देवराज चौंद ने गहरी सांस ली। ये बात तुम्हें पहले पता नहीं थी? नहीं। तो कैसे पता चली? मार्शल ने बताया। और उस लड़की को तुम्हारी हकीकत पता थी? बैटन मार्श ने गंभीर स्वर में पूछा। उसने बताया, उसे कल ही मेरे बारे में पता चला। मैं नहीं जानता वो सच कह रही है या झूठ। एनी किस फेर में है? वो फ्रोजा को तलाश कर रही है और उसे सीडी भी चाहिए। वो उस सीडी को ले गई है। तुमने ले जाने दी सीडी? मुझे चोट पहुंचाकर ले गई। एक लड़की से तुम हार गए? देवराज चांद ने बैटन मार्श को देखा, फिर मुस्कुराकर बोला, वो खतरनाक है। ब्रिटिश जासूस है। वो बहुत चालाक है। तुमने तो वो सीडी देखी थी? देवराज चौहान ने पूछा। वो नकली? तुमने देखी थी? हाँ। बैटन मार्च की निगाह देवराज चौहान के चेहरे पर टिकी। क्या था उसमें? उसमें फिरोजा थी, जिसमें उसे सैर करते, घर में खाना बनाते दिखाया गया। उनमें सीआईए के लोगों की मीटिंग नहीं थी, जिसमें कि हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री को मारने की प्लानिंग की गई हो। बैटन मार्च बोला। तुमने सारी सीडी देखी थी? हाँ, अंत तक। देवराज चौहान कुर्सी पर जा बैठा। चंद पलों की खामोशी के बाद बैटन मार्च बोला, मुझे तुमसे मिलने की इजाजत नहीं है। मार्शल नहीं चाहता कि हिंदुस्तानी एजेंट होने का मेरा राज खुले। तुम मुझसे फोन पर जरूर बात कर सकते हो। दूर रहकर मैं तुम्हारे काम आ सका तो जरूर आऊंगा। वो सीडी मैंने सीआईए के ठिकाने से सीआईए एजेंट साइमन डिसूजा से हासिल की थी। देवराज चौहान ने कहा। मुझे यकीन नहीं आता कि वो नकली हो सकती है। तुम मुझे झूठ कह रहे हो। बैटन मार्च का स्वर शांत था। ये बात नहीं है। मैं इस बारे में सोच रहा हूं कि तुम जो भी सोचो, लेकिन अब मुझे यहां से चल देना चाहिए। फिरोजा की खबर पाने की चेष्टा कर रहे हो? देवराज चांद ने पूछा। हाँ। और कितने लोग लगे हैं इस काम पर? तुम्हें नहीं बता सकता, लेकिन फिरोजा के बारे में पता लगते ही तुम्हें बता दिया जाएगा। हमें सिर्फ फिरोजा की तलाश है। हमें सिर्फ फिरोजा को तलाश करने या उसकी खबर पाने तक काम दिया गया है। पता लगते ही आगे का काम तुमने करना है। मार्शल का हमें यही ऑर्डर है। सोचों में डूबे देवराज चांद ने सिर हिला दिया। बैटन मार्च दरवाजे की तरफ बढ़ते हुए कह उठा, ये जगह हमारी है। तुम जब तक चाहो यहाँ रहो, जब चाहो या जैसा तुम्हें ठीक लगे। फिरोजा का एस्टोनिया में कोई और पहचान का है? बैटन मार्च ने पलटकर देवराज चांद को देखा, फिर बोला, ब्रिटिश गुप्तचर एजेंसी का यहाँ गुप्त ठिकाना है। दिखाने को एडवर्टाइजिंग एजेंसी जैसी है वो जगह। पार्कसन वहां का काम देखता है। देवराज चांद कह उठा। तुम्हें कैसे पता? माइकल ने मरने से पहले मुझे पार्कसन के इस ठिकाने के बारे में बताया था। फिरोजा जब एस्टोनिया आई तो पार्कसन से मिली? मैं नहीं जानता। असली सीडी उसने पार्कसन के हवाले तो नहीं कर दी? देवराज चौहान ने पूछा। ऐसा होता एनी ऐसा होता तो एनी फिरोजा और सीडी को न ढूंढ रही होती। बैटन मार्च कह उठा। देवराज चौहान चुप रहा। पार्कसन बहुत खतरनाक और घिसा हुआ इंसान है। उससे बचकर रहना।
बैटन मार्श बोला और बाहर निकल गया। देवराज चौहान काफी देर तक कुर्सी पर बैठा विचारों में गुम रहा। फिर उठा और ब्रीफकेस खोलकर रिवॉल्वर निकाली और उसे पिंडली पर टेप से बांध लिया। जेब से दूसरी रिवॉल्वर निकालकर मैगजीन चेक की, फिर उसे वापस जेब में रखा और बाहर आकर दरवाजा बंद करके गली में आगे बढ़ता चला गया। अगला दृश्य, पाक्सन एडवर्टाइजिंग। उस 6 मंजिला बिल्डिंग की रिसेप्शन लॉबी में इंडेक्स पर देवराज चौहान ने यह नाम पढ़ा और पलटकर सीढ़ियों की तरफ बढ़ गया। शाम के 4 बज रहे थे। सीढ़ियों के पास ही लिफ्ट थी, परंतु देवराज चौहान ने लिफ्ट का इस्तेमाल नहीं किया और सीढ़ियां तय करके तीसरी मंजिल पर पहुंचा। पाक्सन एडवर्टाइजिंग 32 नंबर पर थी। देवराज चौहान ने 32 नंबर ढूंढा और दरवाजा खोलकर भीतर प्रवेश कर गया। सामने एक छोटा सा हॉल था जहां करीब 20-25 लोग टेबल कुर्सियों पर बैठे अपने कामों में व्यस्त थे। उसकी तरफ किसी ने खास ध्यान नहीं दिया। देवराज चौहान ने एक कर्मचारी से पाक्सन के बारे में पूछा तो उसने एक तरफ बने केबिन की तरफ इशारा कर दिया। देवराज चौहान उसी तरफ बढ़ता चला गया। केबिन के पास पहुंचकर ठिठका। आसपास नजर मारी, परंतु किसी का भी ध्यान इस तरफ नहीं था। देवराज चौहान ने दरवाजे का हैंडल पकड़कर दबाया और धकेल कर भीतर प्रवेश कर गया। ये 10 बाई 10 का केबिन था। सामने ही टेबल पर पाक्सन आंखें बंद किए बैठा था। देवराज चौहान ने दरवाजा बंद किया। पाक्सन ने आंखें खोली और देवराज चौहान को देखने लगा। देवराज चौहान ने वहीं खड़े उसे देखा। वो 45 बरस का, पतली काठी का चुस्त सा व्यक्ति था। क्लीन शेव, नाक लंबी और रंग गोरा, आंखें भूरी। कई पलों तक दोनों की नजरें मिली। एकाएक पाक्सन हिला। उसने टेबल का ड्रॉर खोला। देवराज चौहान के हाथ जेब में पड़ी रिवॉल्वर पर जा टिका। पाक्सन ने उसके हाथ की हरकत देखी तो होंठों पर फिर मुस्कान आ ठहरी। ड्रॉर से उसने एक तस्वीर निकालकर टेबल पर रखते हुए कहा, मुझे आशा नहीं थी देवराज चौहान कि तुम यहां पर कदम रखने की हिम्मत करोगे। देवराज चौहान ने आगे बढ़कर टेबल पर पड़ी उस तस्वीर को देखा। वो उसी की तस्वीर थी। देवराज चौहान ने रिवॉल्वर निकालकर हाथ में ले ली और कुर्सी पर बैठता हुआ कह उठा, मैंने तुम्हारी आवाज पहचान ली है। मामूली बात है। तुम वही इंसान हो जिसने रोलिबो होटल में मुझे कॉफी में जहर देने की चेष्टा की और वेटर मारा गया। पाक्सन देवराज के चेहरे को देखता जा रहा था। तुमने मुझे मारने की चेष्टा की। जासूसी के काम में ये मामूली बातें हैं। क्यों मारना चाहते थे मुझे? तुम फिरोजा को ढूंढ रहे हो और हम नहीं चाहते कि हमारे अलावा कोई फिरोजा को ढूंढे। तुमने मुझसे फोन पर बात की थी कि ये बताओ कि यहां क्यों आए हो? फिरोजा की जरूरत है मुझे। उसे तो हम भी ढूंढ रहे हैं। हम नहीं चाहते कि तुम उस तक पहुंचो। हिंदुस्तान को उसकी जरूरत है। वो हमारी एजेंसी का हिस्सा है। वो हिंदुस्तान के लिए काम नहीं करती, पार्कसन बोला। उसके पास इस बात की पूरी खबर है कि हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री को मारने के लिए सीआईए ने कहां पर मीटिंग की। फिरोजा के पास उनकी बातचीत के सबूत हैं। इससे हम अमेरिका को पूरी दुनिया के सामने नंगा कर सकते हैं। मिस्टर देवराज चौहान, फिरोजा ब्रिटिश जासूस है, तो वो कभी हिंदुस्तान का साथ नहीं देगी, क्योंकि हमारी एजेंसी ये नहीं चाहती। क्यों नहीं चाहती? देवराज चौहान के चेहरे पर सख्ती के भाव आ गए। इंग्लैंड इस मामले में नहीं आना चाहता। यही वजह है कि हम फिरोजा को तलाश कर रहे हैं कि वो तुम लोगों के हाथ ना लग जाए। यही वजह है कि तुम्हें रोकने की चेष्टा की जा रही, मतलब कि तुम अमेरिका की नीच हरकत को दुनिया के सामने नहीं। इंग्लैंड अमेरिका से रिश्ते नहीं बिगाड़ना चाहता, पाक्सन ने सपाट स्वर में कहा। पाक्सन ने सपाट स्वर में कहा, बेशक हिंदुस्तान से रिश्ता बिगड़े कि इंग्लैंड ने इस बुरे काम में अमेरिका का साथ दिया, इस बात के सबूत हम हिंदुस्तान के पास नहीं पहुंचने देंगे। देवराज चौहान होंठ भींचकर पाक्सन को घूरने लगा। रोजा सामने क्यों नहीं आ रही? ये बात तो हम भी नहीं जानते, पाक्सन बोला। उसने अमेरिका को सीडी बेची है। साइमन डिसूजा ने उससे सीडी खरीदी। वही सीडी जो तुम साइमन डिसूजा से ले आए थे? हाँ। पता चला कि वो नकली है। देवराज चौहान ने होंठ भींच ली। फिरोजा ने सीआईए को नकली सीडी बेची होगी और उनसे पैसे लेकर खिसक गई। असली उसके उसके ही पास है। वो इंग्लैंड की जासूस है और हमें इस बात का पूरा भरोसा है कि वो इंग्लैंड से धोखा नहीं कर सकती। परंतु सामने क्यों नहीं आ रही, ये बात उलझन।
तुम कैसे कह सकते हो कि सीआईए के पास नकली सीडी होगी? कल तुमने एनी को सीडी दी थी? मैंने नहीं दी, वो मुझसे छीन कर ले। जो भी हो, वो सीडी नकली थी, पार्कसन ने कहा। ये बात एनी ने तुम्हें बताई? अभी एनी से मेरी बात नहीं हो रही। ये बात रॉजर ने बताई, जो एनी के साथ है इन दिनों। तुम अपने एजेंटों के नाम मुझे क्यों बता रहे हो? कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम ज्यादा देर जिंदा नहीं रहने वाले। हम तुम्हें खत्म कर देंगे, पार्कसन कड़वे स्वर में बोला। देवराज चौहान ने रिवॉल्वर वाला हाथ टेबल पर रखा। आंखों में कठोरता थी। पार्कसन ने देवराज चौहान की आंखों में देखा। उस सीडी में क्या था जो एनी मुझसे ले गई? देवराज चौहान ने पूछा। तुम्हें पता होगा। मैंने वो सीडी नहीं देखी, किसी और ने देखी और मुझे बताया था। उस पर मुझे पूरा भरोसा नहीं, इसलिए पूछ रहा हूँ। उसमें फिरोजा की तस्वीरें थी। वो किसी घर में किचन में दिखाई दे रही है। किचन में खाना बनाती दिख रही है। ऐसा ही कुछ मेरे आदमी ने कहा था। तो तुम फिरोजा के बारे में कुछ नहीं जानते कि वो कहाँ है? तलाश कर रहे हैं। वो हमें मिल भी सकती है। वो एस्टोनिया में है, शायद। पार्कसन ने उसके हाथ में दबी रिवॉल्वर पर निगाह मारी। फिर तो मेरा तुम्हारे पास आना बेकार रहा, देवराज चौहान बोला। लेकिन इतना पता चल गया कि मेरी जान लेने की कोशिश करने वाले तुम थे। तुम्हें शुरू से ही मेरे आने की खबर थी। मिस्टर देवराज चौहान, पार्कसन का स्वर कठोर हुआ। तुमने हमारे दो आदमियों को मारा। जॉन और माइकल की बात कर रहे हो? तभी दरवाजा खुला और दो आदमियों ने भीतर प्रवेश किया। दरवाजा बंद हो गया। देवराज चौहान ने गर्दन घुमाकर पीछे देखा। वो दोनों देवराज चौहान के पास आकर खड़े हो गए थे और उनके हाथों में रिवॉल्वर दबी थी। देवराज चौहान ने वापस पार्कसन को देखा। पार्कसन की कठोर निगाह देवराज चौहान पर थी। मेरे टेबल के नीचे खतरे का स्विच है, जिसे मैं महज जूते से ही दबा सकता हूँ, पार्कसन ने एक एक शब्द चबाकर कहा। तुम जैसे लोग कई बार मेरे ऑफिस में आ पहुंचते हैं। देवराज चौहान ने सख्त निगाहों से पार्कसन को देखता रहा। अपने रिवॉल्वर टेबल पर रख दो, पार्कसन के स्वर में आदेश था। देवराज चौहान ने टेबल रिवॉल्वर पर रख दी। पार्कसन ने उसकी रिवॉल्वर उठाने की चेष्टा नहीं की। तुमने ठीक कहा, मैं जॉन और माइकल की ही बात कर रहा हूँ, पार्कसन बोला। जॉन मेरे हाथों से अनजाने में मारा गया, देवराज चौहान ने कहा। माइकल को इसलिए मारा कि वो बार बार मेरे आसपास दिख रहा था, मुझ पर नजर रख रहा था। इस ठिकाने के बारे में मुझे माइकल ने ही बताया। तुम मार्शल के रेगुलर जासूस नहीं हो? नहीं। पता चला कि तुम डकैती मास्टर हो, हिंदुस्तान में डकैतियां डालते हो। सही कहा। मुझे हैरानी है कि मार्शल ने इस काम में डकैती मास्टर को कैसे इस्तेमाल कर लिया। ये बात तो मैं भी मानता हूं कि मार्शल का दिमाग खराब हो गया है। दिमाग तो तुम्हारा भी खराब हो गया है, जो सीधे सीधे मेरे पास चले आए, पार्कसन ने होंठ भींच कर कहा। मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि तुम्हें जिंदा छोड़ूं या मार दूं। देवराज चांद खामोश रहा। मैं तुम्हें वापस इंडिया जाने को कहूं तो तुम क्या जवाब दोगे? पार्कसन ने पूछा। मैं नहीं जाऊंगा, देवराज चौहान बोला। जो काम करने आया हूं वो मुझे पूरा करना है। मतलब कि फिरोजा को तलाश करोगे? हाँ। तुम्हारे इस जवाब पर मैं अकेला नहीं हूं। बाहर मेरे आदमी हैं, देवराज चौहान ने बेहद शांत स्वर में कहा। तुमने अगर मेरे बारे में गलत तब भी सोचा तो अपने लिए मुसीबत खड़ी कर लोगे। अब जो चाहते हो वो कर लो, पता चल जाएगा। मेरे सामने फालतू की बकवास मत करो। मैं जानता हूं कि तुम यहाँ अकेले आए हो। बाहर अगर कुछ लोग मौजूद होते तो मुझे अब तक खबर मिल गई होती। पार्कसन होंठ भींच कर उठ बोल रहा पार्कसन होंठ भींच कर बोल उठा। उठो और यहाँ से दफा हो जाओ। मेरे आदमी तुम्हें बाहर तक छोड़ आएंगे, परंतु ये बात याद रखो कि मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ रहने दूंगा, क्योंकि तुम फिरोजा को ढूंढ रहे हो और ये बात एजेंसी को पसंद नहीं। हिंदुस्तान फिरोजा का इस्तेमाल नहीं कर सकता। देवराज चांद उठा। रिवॉल्वर उठाकर उसने जेब में रखी। बोला, मैं तुम्हारे पास इसलिए आया था कि फिरोजा के बारे में कोई जानकारी ले जाओ इसे, पार्कसन ने दांत भींचकर कहा। दोनों आदमी देवराज चांद को लेकर बाहर निकले। पार्कसन का चेहरा गुस्से से भरा हुआ था। उसने मोबाइल उठाकर नंबर मिलाया। हेलो। उधर से रॉजर की आवाज कानों में पड़ी। देवराज चांद आया था अभी। वो फिरोजा की तलाश में है। मुझसे फिरोजा के बारे में पूछ रहा था। फिर तुमने क्या किया? फिलहाल तो उसे अपने ऑफिस से निकाल दिया है। क्या तुम फुर्सत में हो? काम क्या है? देवराज चौहान को खत्म करना है।
मैं एनी के साथ हूँ। तुम ये काम अपने आदमियों से क्यों नहीं करा लेते? मैंने सोचा तुम बेकार बैठे परेशान हो रहे होगे। ठीक है, मैं अपने आदमियों से कह देता हूँ। कहकर पार्कसन ने फोन बंद किया और टेबल पर रख दिया। उसके चेहरे पर सोचों के भाव थे। टेबल पर पड़ी देवराज चौहान की तस्वीर को उठाकर वापस ड्रॉर में रखा और टेबल पर हाथ रखे सोच में डूब गया। तभी उसका मोबाइल बजा। हेलो, पार्कसन ने बात की। देवराज चौहान को अभी कुछ मत करना। रॉजर की आवाज कानों में पड़ी। क्यों? एनी की कुछ प्लानिंग है इसके पीछे। एनी से मेरी बात कराओ, पार्कसन ने कहा। तुरंत बाद ही एनी की आवाज कानों में पड़ी। हेलो पार्कसन, तुम्हें आई कई दिन हो गए परंतु तुमने मुझसे बात नहीं की, मेरे पास भी नहीं आई। मैं व्यस्त थी पार्कसन। फोन तो कर ही सकती थी। ये तो पूछ सकती थी कि मैं फिरोजा को ढूंढ पाया कि नहीं। तुम्हारी रिपोर्ट मुझे मिल रही है। तो देवराज चौहान तुम्हारे पास आया? उधर से एनी ने पूछा। हाँ, देवराज चौहान का जिंदा रहना ठीक नहीं है। वो फिरोजा को ढूंढने में पीछे नहीं हटना चाहता। फिरोजा को वो हिंदुस्तान के लिए इस्तेमाल करना चाहता है। अगर फिरोजा उसे मिल गई तो तुम अभी देवराज चौहान के बारे में कोई कदम मत उठाना। वजह? मेरा प्लान है कुछ देवराज चौहान को लेकर, और वो प्लान तुम मुझे नहीं बताना चाहती। अभी जरूरत नहीं है पार्कसन, वक्त आने पर बताऊंगी। फिरोजा की कोई खबर मिले तो रॉजर को फोन कर देना। क्या तुम्हें फिरोजा के बारे में कोई खबर मिली? अभी तो नहीं, उधर से एनी ने कहा और फोन बंद कर दिया। अगला दृश्य। एनी ने फोन बंद करके रॉजर से कहा, तो देवराज चौहान पुरानी मछुआरों की बस्ती में मौजूद है इस वक्त? हाँ, जब मैं तुम्हारे उस फ्लैट के बाहर पहुंचा तो वो बाहर ही मौजूद था, सूटकेस और ब्रीफकेस के साथ। किसी टैक्सी की तलाश में था। मेरी छोड़ी टैक्सी ही उसने ले ली। मैं समझ नहीं पाया कि वो सामान के साथ कहाँ जा रहा है, क्योंकि तब मेरे पास सिर्फ इसी बात की जानकारी थी कि तुम और वो उस फ्लैट में हैं। तुम दोनों के बीच तब तक क्या हुआ था मैं नहीं जानता था। उस वक्त मुझे दूसरी खाली टैक्सी मिल गई और मैंने देवराज चौहान का पीछा किया। वो मछुआरों की पुरानी बस्ती में एक घर में गया जो कि समुद्र के पास है। अब शायद वही उसका ठिकाना है। तुम देवराज चौहान पर नजर रखो और मुझे खबर करते रहो कि वो क्या करता है, कहाँ जाता है। वो जो भी करेगा फिरोजा की तलाश के लिए करेगा। उस पर नजर रखना हमारे लिए फायदेमंद होगा। ठीक है। देवराज चौहान का कोई साथी देखा तुमने? नहीं, मैं ऐसे किसी इंसान को नहीं देख पाया। एस्टोनिया में कई हिंदुस्तानी एजेंट उसकी सहायता कर रहे हैं। मछुआरों की बस्ती में घर भी देवराज चौहान को उन्हीं की वजह से मिला है, वरना आनंद फानंद कोई ठिकाना उसे नहीं मिल सकता था। एनी ने गंभीर स्वर में कहा। देवराज चौहान पर नजर रखो और खबर मुझे देते रहो। मैं फिरोजा की तलाश में व्यस्त रहूंगी। अगला दृश्य। देवराज चौहान मछुआरों की बस्ती के दूसरी तरफ टैक्सी से उतरा और पैदल ही बस्ती की गलियों से होता आगे बढ़ता गया। हर तरफ मछलियों की बदबू छाई हुई थी। मछुआरे टोकरियों में मछलियां लिए आ जा रहे थे। शाम के 7 बज रहे थे। देवराज चौहान अपने ठिकाने पर जा रहा था। कुछ देर में अंधेरा हो जाना था। उसी पल जेब में पड़ा मोबाइल बज उठा। आगे बढ़ते हुए देवराज चौहान ने मोबाइल निकालकर बात की। हेलो, देवराज चौहान, मार्शल की आवाज कानों में पड़ी। तुम्हें पार्कसन के पास सीधे नहीं जाना चाहिए था। हाथ बहुत लंबे हैं तुम्हारे, देवराज चौहान के होठों से निकला। मेरे आदमियों ने तुम्हारी इस हरकत की खबर मुझे दी तो मुझे तुम्हारी समझ पर अफसोस हुआ। क्यों? पार्कसन बहुत खतरनाक जासूस है। मुझे हैरानी है कि उसने तुम्हें जिंदा कैसे छोड़ दिया। इसका जवाब तो उसी के पास होगा। तुम्हारे आदमी इस वक्त भी मुझ पर नजर रख रहे हैं। वो हर वक्त तुम पर नजर रखते हैं। क्यों? ये मेरा ऑर्डर है। क्या तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं कि मैं तुम्हारा काम पूरा नहीं करूंगा? ये बात नहीं है। मैं जब भी किसी को अहम काम सौंपता हूं तो उस पर नजर रखवाता हूँ। काम करने का मेरा अपना ढंग है। इसमें फायदा होता है। तुम इस वक्त जहां भी हो फौरन अपने ठिकाने पर पहुंचो। वजह? बैटन मार्च तुम्हारा इंतजार कर रहा है। कल सुबह की फ्लाइट से तुम्हें मैनचेस्टर जाना होगा। वहां से तुम्हें फिरोजा के बारे में काफी जानकारी मिलेगी। शायद ये भी पता लगे कि इस वक्त वो एस्टोनिया में कहाँ हो सकती है, या फिर वो किसी और जगह पर तो है।
वो किसी और जगह पर है तो वो कहाँ है। बैटन मार्च तुम्हें बताएगा कि मैनचेस्टर में तुमने क्या करना है। उसे तुम्हारे पासपोर्ट की भी जरूरत है ताकि वो वीजा लगवा सके। ब्रिटिश एम्बेसी में उसकी पहुंच है, उसने तुम्हारे लिए वीजा तैयार करवा लिया होगा। वीजा पर मेरी तस्वीर, वो बैटन मार्च के पास थी। तुम उससे मिलो। आगे की बातें उससे ही पूछना। मैं अगर इंग्लैंड चला गया तो ब्रिटिश खुफिया एजेंसी फ्रोजा को एस्टोनिया में ढूंढ लेगी, तो मेरे एजेंट एस्टोनिया का काम संभाल लेंगे। मार्शल की आवाज आई और फोन बंद हो गया। देवराज चौहान ने फोन जेब में डाला। तेजी से वो आगे बढ़ता रहा। मस्तिष्क में मैनचेस्टर जाने की बात घूम रही थी। जब वो अपने ठिकाने पर पहुंचा तो अंधेरा होने जा रहा था। बैटन मार्च वहां मौजूद था। वो अंधेरे में ही बैठा था। देवराज चौहान ने लाइट जलाते हुए कहा, मैनचेस्टर में मुझे क्या करना होगा? एयरपोर्ट पर तुम्हें हमारा एजेंट ब्रिजवाश मिलेगा। वो तुम्हें सब बता देगा। मैनचेस्टर छोड़ने से पहले किन किन लोगों से फिरोजा मिली थी, वो कौन लोग थे, इस बारे में तुम्हें ब्रिजवाश बताएगा। तुमने उन सब लोगों को चेक करना है। हमारा ख्याल है कि उनमें से किसी को जरूर मालूम है कि फिरोजा एस्टोनिया में कहाँ है। ये तुम पर है कि तुम उनसे ये बात जान पाते हो या नहीं। मार्शल कहता है कि तुम ये काम कर लोगे। मैं मैनचेस्टर गया तो एस्टोनिया में फिरोजा की तलाश कौन, बहुत लोग हैं जो इस काम पर लगे हैं। अब तक हमें फिरोजा मिल जानी चाहिए थी। नहीं मिली तो स्पष्ट है कि उसे छिपाने में किसी का हाथ है। इस बात की जांच तुम्हें मैनचेस्टर में करनी है। फिरोजा ने सीआईए को सीडी बेची? हाँ। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि सीआईए ने फिरोजा को बंधक? ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि उसके बाद हमारे आदमी ने फिरोजा को आजाद खुले में देखा था। देवराज चौहान सिर हिलाकर रह गया। अपना पासपोर्ट दो। कल सुबह 9:40 की फ्लाइट है मैनचेस्टर के लिए। मैं तुम्हें सुबह 8 बजे एयरपोर्ट पर मिलूंगा और वीजा लगा पासपोर्ट और टिकट दूंगा। देवराज चौहान ने उसे पासपोर्ट दे दिया। अगला दृश्य। रात के 9 बजे देवराज चौहान कमरे से बाहर निकला और दरवाजे पर ताला लगाकर गली में आगे बढ़ गया। मछुआरों की बस्ती में रात हो रही थी। जिन मछुआरों ने सुबह मछली पकड़ने समुद्र में जाना था वो नींद में डूब चुके थे, तो दूसरी तरफ जिन मछुआरों ने मछली पकड़ने नहीं जाना था वो अपने कामों में व्यस्त थे। दिन के मुकाबले बस्ती की भागदौड़ कम हो चुकी थी। हर तरफ रोशनी के लटकते बल्ब नजर आ रहे थे। दिन भर भागदौड़ दिन भर भाग दौड़ करने में व्यस्त रहने की वजह से देवराज चांद ने कुछ खाया नहीं था। अब भूख लग रही थी, जिसकी वजह से उसे बाहर निकलना पड़ा। वो कुछ खा लेना चाहता था। आते जाते लोगों से किसी होटल के बारे में पूछता। बस्ती के बस्ती के ही एक खाने के होटल में जा पहुंचा। खुले में टेबल कुर्सियां रखी हुई थी। पांव के पास समुद्र की रेत थी। काफी लोग थे जो खाना खा रहे थे। कुछ एक तरफ टेबल पर मौजूद पी रहे थे और जोर जोर से बातें कर रहे थे। काफी रौनक थी। देवराज चौहान एक टेबल के पास पड़ी कुर्सी पर जा बैठा और सिगरेट सुलगा ली। कुछ मिनट बीते कि होटल का छोकरा खाने का ऑर्डर लेने आ गया। अगला दृश्य। एक आदमी जो कि तब से ही देवराज चौहान के पीछे था, जब जब से वो अपने ठिकाने से निकला था। वो 30 वर्षीय एक स्थानीय व्यक्ति लग रहा था। उसने आसमानी जीन्स और 4 खानों वाली कमीज पहनी हुई थी। कमीज का छाती वाला बटन खुला हुआ था। देवराज चौहान पर नजर रखे वो भी एक खाली टेबल पर बैठा और जेब से विस्की की शीशी निकालकर घूंट भरा और मोबाइल निकाला। तभी एक छोकरा उसके पास ऑर्डर लेने आ गया। उसने एक नजर कुछ दूर बैठे देवराज चौहान पर मारी, फिर खाने का ऑर्डर दिया छोकरे को। छोकरा चला गया। उसने मोबाइल पर एक नंबर मिलाया और फोन कान से लगा लिया। हेलो। फौरन उसकी कॉल रिसीव कर ली गई। जॉनी बोलता है, उसने शांत स्वर में कहा। माइक से मेरी बात कराओ। तेरे जैसों से माइक सीधा बात नहीं करता। जो कहना है हमें। देवराज चौहान के बारे में जानकारी चाहिए कि नहीं? जॉनी ने कड़वे स्वर में कहा। देवराज चौहान? मैंने ढूंढ निकाला उसे। कहाँ है वो? मेरे से 15 कदम दूर बैठा डिनर सर्व होने का इंतजार कर रहा है। माइक से मेरी बात करा। चिड़िया उड़ गई तो गलती तेरी होगी। 1 मिनट रुक। वो मोबाइल कान से लगाए विस्की की शीशी से घूंट भरता रहा। कभी कभार चोर निगाहों से देवराज चौहान को भी देख लेता था। देवराज चौहान का ध्यान उस व्यक्ति की तरफ जरा भी नहीं था। हेलो। तभी माइक की आवाज कानों में पड़ी। जॉनी, तुम कौन हो? माइक।
सीआईए के बेहतरीन जासूस माने जाते हो। मुझे कल ही पता चला कि साइमन डिसूजा की मौत के बाद तुम्हें एस्टोनिया भेजा गया। हाँ, मेरा नाम जॉनी है, ये तो तुम जान ही गए हो। जॉनी फोन पर धीमे स्वर में बोल रहा था। मैं सीआईए का एस्टोनिया में खबरी हूँ। यहाँ पर मुझ जैसे और भी हैं तुम्हारे बहुत से खबरी, परंतु मैंने सीआईए को काफी फायदा पहुंचाया है। तुम देवराज चौहान, मेरी बात सुनते रहो। देवराज चौहान कहीं भागा नहीं जा रहा। 3 दिन पहले मुझे तुम्हारे आदमियों ने देवराज चौहान की तस्वीर दी थी कि इसे तलाश करो। अब मैंने देवराज चौहान को तलाश कर लिया है। शाम को वो मुझे मेरी ही बस्ती में दिखाई दे गया। तब वो फोन पर बातें करता अपनी ही धुन में आगे बढ़ता जा रहा था। जॉनी ने अपनी बात जारी रखी। तो मैं ये कह रहा था कि मैंने सीआईए को कई बड़े फायदे पहुंचाए हैं, परंतु बदले में जो डॉलर मुझे मिले वो कम ही लगे मुझे। इस देवराज चौहान ने तो साइमन डिसूजा को सीआईए के ठिकाने पर आकर शूट किया है। सुना है कोई वो कोई महत्वपूर्ण सीडी भी ले भागा है। खैर वो तुम जानो। अब ये बताओ कि देवराज चौहान को तुम्हारे हाथों में पहुंचाने का मुझे क्या मिलेगा। तुम्हें ज्यादा डॉलर मिलेंगे। पहले ही बता दो कितने डॉलर। तुम्हें $10,000 दिए जाएंगे। कम है। तुम क्या चाहते हो? $50,000। ये तो काफी ज्यादा हो गए। मुझे इतने की ही जरूरत है। मैं अपनी बोट खरीदना चाहता हूँ मछली पकड़ने के लिए। अपने काम को बढ़ाने के लिए मुझे $50,000 की जरूरत है। तुम्हारे लिए ये मामूली रकम है। फिर तुम कौन सा अपनी जेब से देने? अमेरिकी सरकार के पास बहुत पैसा है। सीआईए के कितने आदमी देवराज चौहान को ढूंढ रहे हैं, उन पर खर्चा हो रहा है। ठीक है, तुम्हें $50,000 मिलेंगे। साथ लेकर आना, तभी मैं देवराज चौहान के बारे में बताऊंगा कुछ। नहीं तो नहीं बताऊंगा। मैं पहले तुम्हें $50,000 दूंगा, फिर तुमसे देवराज चौहान के बारे में। ठीक है? सुनो कि तुम्हें कहाँ पहुंचना है। इसके बाद जॉनी उसको रास्ता समझाने लगा। अगला दृश्य। एक और आदमी जो कि उस वक्त देवराज चौहान के ठिकाने पर दूर से नजर रख रहा था। उसने जॉनी को देवराज चौहान के ठिकाने के बाहर मंडराते देखा तो वो सतर्क हो गया और जॉनी पर भी नजर रखने लगा। फिर जब 9 बजे देवराज चौहान अपने ठिकाने से निकलकर बस्ती की गलियों में आगे बढ़ा और जॉनी सावधानी से उसका पीछा करने लगा, तो वो भी फासला रखकर देवराज चौहान और जॉनी का पीछा करने लगा। इस तरह वो भी खाने के उसी होटल तक आ पहुंचा था, परंतु वो किसी टेबल पर नहीं बैठा और दूर रहकर दोनों पर नजर रखने लगा। फिर उसने जॉनी को देर तक फोन पर बातें करते और छिपी निगाहों से देवराज चौहान को देखते देखा, तो वो समझ गया कि देवराज चौहान पर खतरा आने वाला है। उसने जेब से मोबाइल निकाला और नंबर मिलाया। चंद पलों बाद ही दूसरी तरफ बेल जाने लगी। हेलो, मार्शल की आवाज उसके कानों में पड़ी। मार्शल, उसने सतर्क स्वर में कहा। 104 बोल रहा हूं। तुम तो देवराज चौहान पर नजर, मैं अपनी ड्यूटी पर हूं। बोलो। देवराज चौहान इस वक्त मछुआरों की बस्ती के ठिकाने पर। जानता हूं, बात बोलो। एक आदमी देवराज चौहान के ठिकाने पर नजर रखता दिखा। देवराज चौहान अब डिनर के लिए बाहर निकला तो वो उसका पीछा करते उस होटल पर जा पहुंचा है जहां देवराज चौहान खाना खाने वाला है। वो आदमी उससे कुछ दूर एक अन्य खाली टेबल पर बैठा है और उस पर निगाह रखते हुए काफी देर फोन पर बात करता रहा। मुझे पूरा यकीन है कि वो देवराज चौहान के बारे में ही किसी को बता रहा था, जबकि देवराज चौहान इस सारी बात से अनजान है। इस वक्त वो दोनों तुम्हारी निगाह में है। हाँ, कहें तो मैं देवराज चौहान को सावधान। तुम्हारा काम देवराज चौहान पर नजर रखना है और उसके बारे में रिपोर्ट देने का है। ठीक है? अगर देवराज चौहान किसी मुसीबत में फंसता है तो तुम्हें दूर रहकर उसकी सहायता करनी है। कल सुबह की फ्लाइट से उसे जरूरी काम से मैनचेस्टर के लिए निकलना है। मैं नहीं चाहता कि उसे कोई परेशानी आए। तो मैं क्या करूं? 104, मुझे उस आदमी का हुलिया बताओ और ये बताओ कि देवराज चौहान से वो किस दिशा में बैठा है। अगला दृश्य। छोकरा देवराज चौहान को खाना सर्व कर गया। देवराज चौहान खाना शुरू करने ही वाला था कि उसका मोबाइल बजने लगा। हेलो, देवराज चौहान ने बात की। बैटन मार्च पासपोर्ट ले गया देवराज चौहान? मार्शल की आवाज कानों में पड़ी। हाँ। अब ध्यान से मेरी बात सुनो। मेरी बात सुनते हुए तुरंत ही नजरें इधर उधर मत घुमाना। तुम जब से अपने ठिकाने पर से निकले हो तब से तुम्हारा पीछा किया जा रहा है। कोई तुम पर पहले से ही नजर रख रहा था। देवराज चौहान सतर्क हो गया। वो इंसान तुम्हारे पीछे इस होटल तक आ गया है।
इस वक्त वो तुम्हारी दाईं दिशा में एक टेबल पर बैठा है, उम्र 30 वर्ष, जीन्स की पैंट और 4 खाने वाली कमीज पहने हुए। देवराज चौहान ने खाना खाना शुरू कर दिया। सुन रहे हो? सब समझ रहा हूं, खाते हुए देवराज चौहान बोला। तुमने देखा उसे? अभी नहीं। शायद उसने फोन पर तुम्हारे बारे में किसी को बताया भी है। मैं संभाल लूंगा, देवराज चौहान ने कहा। बताने का शुक्रिया। तुम्हारे हाथ वास्तव में बहुत लंबे हैं। जगमोहन कैसा है? वो मजे में है, तुम उसकी फिक्र मत करो। इसके साथ ही उधर से मार्शल ने फोन बंद कर दिया। देवराज चौहान ने फोन जेब में रखा और खाना खाना जारी रखा। इस दौरान उसने उस व्यक्ति को भी देख लिया था जिसके बारे में मार्शल ने उसे सतर्क किया था। अगला दृश्य। देवराज चौहान खाना खाने के बाद होटल से निकला और उसी रास्ते पर वापस बढ़ गया जिस रास्ते से वो आया था। उसकी चाल में लापरवाही भरी थी, जैसे कि पीछा किए जाने का उसे पता ही ना हो। 4-5 मिनट बाद वो अंधेरे से भरी गली से निकल रहा था कि एकाएक अंधेरे में दुबक गया। दूर समुद्र की लहरों के उछलने और टकराने की आवाजें मध्यम सी यहां तक आ रही थी। हवा में पानी की महक थी। गर्मी का एहसास बहुत कम हो गया था। देवराज चौहान अपनी जगह अंधेरे में दम साधे दुबका रहा। कई पल बीत गए। फिर मध्यम सी आहट कानों में पड़ने लगी। कदमों की आवाजें सुनाई देने लगी। देवराज चौहान ने अपनी सांस रोक ली थी। फिर वो दिखा जो उसका पीछा कर रहा था। वो देवराज चौहान के सामने से निकला। कदमों में तेजी थी। शायद वो परेशान था देवराज चौहान के लिए कि वो अचानक ही निगाहों से ओझल कैसे हो गया। वो कुछ ही आगे गया कि देवराज चौहान अपनी जगह से उठा और चीते की तरह उस पर छलांग लगा दी। देवराज चौहान उससे जोरों से टकराया और उसे लिए नीचे जा गिरा। जॉनी ने ऐसा होते ही तड़प कर अपने शरीर को झटका दिया कि देवराज चौहान उसके ऊपर से हट जाए। देवराज चौहान की पड़लक देवराज चौहान की पकड़ पल भर के लिए ढीली हुई, फिर उसकी गर्दन पकड़कर नीचे दबा दी। छोड़ो मुझे, जॉनी तड़प कर बोला। तुम मेरा पीछा कर रहे हो? देवराज चौहान गुर्राया। छोड़ो, पहले मेरी बात का जवाब दो। हाँ। क्यों? मैं मैं तुम्हें लूटना चाहता हूँ। मुझे पैसे की सख्त जरूरत है। रात के इस वक्त तुम्हें बस्ती में अकेला देखा तो। झूठ मत बोलो। सच कह रहा हूँ, मुझे पैसों की जरूरत है। मैं तुम्हें लूटना चाहता हूँ। तुमने होटल में बैठे फोन पर किसी को मेरे बारे में बताया कि? मैंने किसी को कुछ नहीं बताया। किसी का पैसा वापस देना है, उसे फोन किया कि अगले 2 घंटे में तुम्हें पैसा लौटा दूंगा, क्योंकि तुम्हें लूटने का मेरा प्रोग्राम पक्का था। मुझे लूटना चाहते थे तो तुम्हारे पास हथियार होना चाहिए। चाकू है। उसे छोड़कर देवराज चौहान खड़ा होते कह उठा। खड़े हो जाओ। जॉनी तुरंत उठा और रेत भरे कपड़े झाड़ता हुआ कह उठा। तुम तो मेरे गुरु निकले। अब तुम्हें नहीं लूटूंगा। चाकू दिखाओ। जॉनी ने जेब से चाकू निकालकर दिखाया। अब मुझे क्यों नहीं लूटोगे? देवराज चौहान ने सख्त स्वर में कहा। क्योंकि तुम कोई तेज इंसान दिखते हो, वरना मुझ पर काबू पा लेना आसान नहीं था। जॉनी ने गहरी सांस ली। तुम उस जगह पर नजर रख रहे थे जहां मैं रह रहा हूं? हाँ, जॉनी सहज स्वर में बोला। तब भीतर घुसकर तुम्हें लूटने की सोच रहा था। मैंने शाम को तुम्हें एक गली में फोन पर बातें करते जाते देखा, तो तभी सोचा कि तुम्हें लूटा जाए तो अच्छा पैसा मिल सकता है। कहते हुए उसने चाकू जेब में रखा और बोला। ऐसा सोचना मेरी गलती थी। तुम तो खिलाड़ी निकले और मुझे पकड़ लिया। देवराज चौहान उसे देखता रहा। अंधेरे में उसका चेहरा स्पष्ट नजर नहीं आ रहा था। चलता हूं, जॉनी ने कहा और पलटकर आगे बढ़ गया। देवराज चौहान ने उसे रोका नहीं। देवराज चौहान के पास उसे देने के अलावा कोई रास्ता नहीं था, क्योंकि इस वक्त उसकी बात पर यकीन करना मजबूरी थी कि वो उसे लूटने के इरादे से उसके पीछे था। वैसे भी देवराज चौहान इस वक्त खामखा के झगड़े के मूड में नहीं था, परंतु अब देवराज चौहान सतर्क हो गया था कि कोई और उसका पीछा न करे। वो आगे बढ़ गया और 10 मिनट में ही अपने ठिकाने पर जा पहुंचा। अगला दृश्य। देवराज चौहान तब नींद लेने की तैयारी में था कि उसके कान में मध्यम सी आहट पड़ी। आंखें खुल गई देवराज चौहान की। कमरे की लाइट बुझाई हुई थी। आंखें खोले कई पल तक देवराज चौहान नजर आने वाली छत को घूरता रहा। चंद पलों में ही उसकी आंखें अंधेरे में देखने को अभ्यस्त हो गई थी। देवराज चौहान को इंतजार था पुनः आहट सुनने का, ताकि यकीन कर सके कि पहले कोई आहट उठी थी। तभी पुनः मध्यम सी आहट कानों में पड़ी। देवराज चौहान सतर्क हो गया।
इस बार आहट स्पष्ट थी और दरवाजे की तरफ से आई थी। देवराज चौहान की निगाह दरवाजे की तरफ गई। बेड से उठ खड़ा हुआ। तकिए के नीचे रखी साइलेंसर लगी रिवॉल्वर हाथ में दबी नजर आने लगी। कमरे का दरवाजा आम दरवाजों की तरह नहीं था। वो लकड़ी के फट्टों को जोड़कर काम चलाऊ सा बनाया गया था। भीतर सांकल से बंद किया हुआ था। फिर भी उसे खोल पाना इतना आसान नहीं था। फट्टों के बीच में खाली लकीरें थी जिन पर आंख लगाकर बाहर या भीतर देखा जा सकता था। देवराज चौहान सावधानी से दरवाजे के पास पहुंचा और फिर फट्टों की झिरी पर आंख लगा दी। बाहर कोई था, शायद एक से ज्यादा लोग थे, परंतु अंधेरा होने की वजह से कुछ स्पष्ट नहीं देख सका। गड़बड़ तो है ही। तभी देवराज चौहान का मोबाइल मध्यम सी आवाज में बजने लगा। देवराज चौहान दबे पांव वापस बेड के पास पहुंचा और मोबाइल उठाकर बात की। हेलो, तुम इस वक्त फंस चुके हो। मार्शल की आवाज कानों में पड़ी। तुम्हारे दरवाजे के बाहर 8 हथियारबंद लोग हैं और 9वां वो व्यक्ति है जो शाम को तुम्हारा पीछा कर रहा था। देवराज चौहान के होंठ सिकुड़ गए। तो वो व्यक्ति उसे लूटने के लिए नहीं उसके पीछे तो वो व्यक्ति उसे लूटने के लिए उसके पीछे नहीं था, बल्कि उस पर नजर रख रहा था। कौन लोग हैं बाहर? देवराज चौहान ने धीमे स्वर में पूछा। ये पता नहीं चल पाया। मेरा आदमी कहता है कि बाहर अंधेरा है। मार्शल की आवाज कानों में पड़ी। वो सही कहता है, बाहर घुप अंधेरा है। तभी दरवाजे की तरफ से तेज खड़खड़ाहट आई। फोन बंद करो, वो लोग भीतर आने की कोशिश में हैं। वो 8 हथियारबंद लोग हैं, तुम उनका मुकाबला नहीं कर सकते। बाहर मेरा एक आदमी है, वो दूर रहकर तुम्हारी सहायता कर सका तो जरूर करेगा। देवराज चौहान ने फोन बंद करके जेब में रखा और रिवॉल्वर थामे दरवाजे पर पहुंचा। फट्टो रूपी दरवाजे की झिरी से बाहर देखने की चेष्टा की। बाहर अंधेरे में कुछ लोगों की मौजूदगी का एहसास हुआ। कौन हो तुम लोग? देवराज चौहान ने शांत आवाज में पूछा। बाहर से आती मध्यम सी आवाज फौरन थम गई। कुछ पल देवराज चौहान जवाब का इंतजार करता रहा, फिर कह उठा। कौन हो तुम लोग? सीआईए। तभी माइक की आवाज उभरी। मुझसे क्या चाहते हो? तुम देवराज चौहान हो? हाँ। तुमने सीआईए के ठिकाने पर आकर साइमन डिसूजा और 5 लोगों को शूट किया? हाँ। तुम वो सीडी भी ले गए? हाँ। मेरा नाम माइक है, मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ। दरवाजा खोलो। 8 हथियारबंद लोगों के साथ तुम बात करने आए हो? देवराज चौहान ने सख्त स्वर में कहा। तुम्हें कैसे पता कि हम 8 हैं? माइक का चौंका स्वर आया। मैं ये भी जानता हूँ कि 9वां वो है जो तुम लोगों को यहाँ तक लाया। तुम मुझे हैरान कर रहे हो। ये सब बातें तुम्हें कैसे पता चली? मेरे आदमी बाहर रहकर मुझ पर नजर रख रहे हैं। उन्होंने मुझे फोन पर बताया। 2 पलों की चुप्पी के बाद माइक की आवाज आई। यही होगा। तुम्हारा आदमी जरूर बाहर है और नजर रखकर तुम्हें खबर दे रहा होगा। तुम लोग मेरे आदमियों के निशाने पर हो। उन्होंने गोलियां चलानी शुरू की तो तुम में से कोई भी नहीं बच सकेगा। मैं झगड़ा करना नहीं चाहता। तो 8 हथियारबंद आदमी लेकर क्यों आए? अपनी सुरक्षा के लिए। सुना है कि तुम बहुत खतरनाक हो। मैं दुश्मनों के लिए खतरनाक हूं। मैं तुमसे बात करना चाहता हूं। अपने आदमियों को 15-20 कदम दूर करो। मैं दरवाजा खोलने जा रहा हूं। सिर्फ तुम भीतर आना। ठीक है। तभी देवराज चौहान के कानों में जॉनी की आवाज पड़ी। वो माइक से कह रहा था। मेरा काम खत्म हुआ। मैंने तुम लोगों को देवराज चौहान तक पहुंचा दिया। डॉलर मुझे मिल चुके हैं। अब मैं जाऊंगा। जाओ। माइक की आवाज आई। फिर दूर जाते कदमों की आवाज आई। तुम सब यहां से 15-20 कदम दूर हो जाओ। जब तक मैं ना बुलाऊं इस तरफ मत आना। कोई गलत हरकत भी मत करना। देवराज चौहान के लोग बाहर कहीं अंधेरे में मौजूद है। माइक का स्वर देवराज चौहान ने सुना। फिर ढेर सारे कदमों की दूर जाने की आवाज सुनाई दी। इसके साथ ही माइक का स्वर देवराज चौहान के कानों में पड़ा। दरवाजा खोलो। देवराज चौहान ने सांकल हटाकर दरवाजा खोला। अंधेरे में डूबा माइक भीतर आया। लाइट नहीं है? माइक ने पूछा। है, रुके रहो, कहकर देवराज चौहान स्विच बोर्ड पर पहुंचा और लाइट जला दी। एकाएक कमरा तेज रोशनी से भर उठा। देवराज चौहान और माइक की नजरें मिली। दोनों के हाथों में रिवॉल्वरें दबी थी। माइक 35 वर्ष का चुस्त सांवले रंग का स्मार्ट व्यक्ति था। रिवॉल्वर जेब में रखो, देवराज चौहान ने कहा। सिर्फ सावधानी के लिए पकड़ी है,
कहकर माइक ने रिवॉल्वर जेब में रख ली। देवराज चौहान ने भी रिवॉल्वर जेब में रखी। माइक आगे बढ़ा और एक तरफ रखी कुर्सी को पास में खींचकर बैठ गया। वो शांत था और तनाव से दूर था। दूसरी कुर्सी की तरफ इशारा करते हुए देवराज चौहान से बोला, आराम से बैठो, फिर बातें करते हैं। वहीं खड़ा देवराज चौहान सतर्क निगाहों से माइक को देखता रहा। मैंने नहीं सोचा था कि तुम इतने सतर्क रहने वाले इंसान हो कि बाहर तुम्हारे आदमी फैले होंगे। देवराज चौहान खामोश रहा। मार्शल के लिए कब से काम करने लगे? माइक ने पूछा। कब से का क्या मतलब? मैंने पता लगाया है तुम्हारे बारे में। तुम तो हिंदुस्तान के माने हुए डकैती मास्टर हो। देवराज चौहान ने सिगरेट सुलगा ली। इंडियन अंडरवर्ल्ड में तुम्हारी हस्ती है, फिर तुम मार्शल के लिए क्या ये बात करने आए हो? देवराज चौहान ने टोका। नहीं, तो जो बात करने आए हो वो करो। माइक ने सिर हिलाया, फिर कह उठा, इस बारे में तुम्हारी तारीफ करूंगा कि तुम बेधड़क सीआईए के ठिकाने में आ घुसे और साइमन डिसूजा जैसे जासूस को तुमने मार दिया। 4 और आदमियों को मारा और वहां से ठीक ठाक निकल भी गए। देवराज चौहान ने कश लिया, उसे देखता रहा। तुमने साइमन डिसूजा को शूट करके सीआईए को तगड़ी चोट दी है, माइक ने कहा। मैं किसी को हराने के लिए ये काम नहीं कर रहा। ये काम करना मेरी जरूरत थी, देवराज चौहान बोला। साइमन डिसूजा को मारने की क्या जरूरत थी? सख्त था माइक का स्वर। मेरे को वहां से वापस आना था। वो जिंदा रहता तो मेरे लिए मुसीबत खड़ी करता। तुम्हें इस बात का डर नहीं रहा कि सीआईए तुम्हें नहीं छोड़ेगी? मैं किसी भी बात के अंजाम से नहीं डरता, देवराज चौहान ने कठोर स्वर में कहा। देवराज चौहान को घूरते माइक ने तीखे लहजे में कहा, सीडी तुम ले गए? वो नकली थी, मालूम है मुझे। असली कहाँ है? फिरोजा के पास। नकली सीडी तुम्हारे पास कहां से आई? देवराज चौहान ने पूछा। फिरोजा ने बेची थी। बेची थी? हाँ, हमें मालूम था कि उसके पास सीआईए की मीटिंग की सीडी है। मैनचेस्टर में हम उसे तलाश कर रहे थे कि उसने हमसे फोन पर संपर्क बनाकर कहा कि वो सीडी बेचने को तैयार है। हमें हर कीमत पर सीडी चाहिए थी। $20 लाख में सौदा तय हुआ, परंतु वो मैनचेस्टर के बाहर निकलकर सौदा करना चाहती थी। आखिरकार एस्टोनिया नाम के ये शहर में सौदेबाजी तय हुई और 10 दिन बाद साइमन डिसूजा फ्रोजा से मिला। $20 लाख उसे दिए और सीडी ले ली गई। उस वक्त देखा नहीं कि वो सीडी नकली है, देवराज चौहान बोला। हमारे धंधे में बेईमानी तो होती ही है, परंतु इस तरह की कमीनी बेईमानी नहीं होती। ऐसी हेराफेरी करके सीआईए से कोई दुश्मनी नहीं लेना चाहेगा, माइक ने होंठ भींचकर कहा। परंतु फ्रोजा ने ऐसा कर दिया। फ्रोजा अकेली थी साइमन डिसूजा से सौदे के वक्त? वो अकेली थी, परंतु मैनचेस्टर में फ्रोजा के साथ एक आदमी भी था जो कि हिंदुस्तानी था और सीआईए के सूत्रों के अनुसार उसका नाम जगमोहन है। जगमोहन एस्टोनिया में नहीं दिखा? देवराज चौहान ने पूछा। नहीं। जगमोहन का फिरोजा से रिश्ता? पता नहीं, परंतु सुनने में आया है कि उन दोनों में प्यार हो गया है। वो शादी करने वाले थे। शादी की नहीं? पता नहीं। उसके बाद वो दोनों एक साथ हमारे एजेंटों की नजरों में नहीं आए, माइक बोला। हमने तुम्हारे बारे में पता किया तो पता चला कि तुम्हारे साथी का नाम जगमोहन है। ये वो जगमोहन नहीं है, मेरा साथी हिंदुस्तान में है, कहकर देवराज चौहान ने कस लिया। माइक कई पलों तक देवराज चौहान को देखता रहा। क्या देख रहे हो? देवराज चौहान ने पूछा। सच बात तो यह है कि मैं तुम्हें शूट करने आया था, माइक ने कठोर स्वर में कहा, पर नहीं जानता था कि यहां तुम्हारे आदमी फैले होंगे। जानता हूं तुम किस इरादे से आए थे, देवराज चौहान ने गंभीर स्वर में कहा। मेरा बस चले तो सब सीआईए एजेंटों को शूट कर दूं। तुम लोग हमारे देश के प्रधानमंत्री की हत्या करने की योजना बना रहे हो। ये सब सियासत की बातें हैं, माइक ने गंभीर स्वर में कहा। हमारे देश को लगा कि हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री अमेरिका की कुछ बातें न मानकर दुनिया में अमेरिका को नीचा दिखा रहा है, तो हमें ऑर्डर मिला गुपचुप से तुम्हारे देश के प्रधानमंत्री को खत्म कर दिया जाए। सावधानी के नाते इस सिलसिले में हमने अमेरिका में कहीं मीटिंग न रखकर मैनचेस्टर में रखी। सीआईए के महत्वपूर्ण एजेंट वहां इकट्ठा हुए कि तुम्हारे प्रधानमंत्री की हत्या का प्लान कर सकें। परंतु ब्रिटिश जासूस फिरोजा को जाने कैसे इस बात की भनक लग गई और वो वहां तक पहुंचने में सफल हो गई जहां मीटिंग हो रही थी।
उसने वहां की सारी बातें, सबके चेहरे अपने कैमरे में रिकॉर्ड कर लिए। परंतु हमें पता चला है कि फिरोजा ने गड़बड़ कर दी। माइक गंभीर था। किसी देश के प्रधानमंत्री की जान लेना बहुत बड़ी बात होती है। देवराज चांद सख्त स्वर में कह उठा। जानता हूं। जब भी अमेरिका अपने अब भी अमेरिका अपने इसी इरादे पर अड़ा है। माइक ने होंठ भींच लिए। तुम्हारी चुप्पी का मतलब है हाँ, देवराज चांद ने कहा। परंतु फिरोजा की वजह से यह बात खुल चुकी है कि सीआईए का क्या इरादा है। तुम लोगों ने ऐसा किया तो बच नहीं सकोगे। अमेरिका पूरी दुनिया में बदनाम। कुछ भी नहीं होगा। माइक कड़वे स्वर में बोला। तुम्हारे देश के प्रधानमंत्री की हत्या अब सीआईए नहीं करेगी। इस काम के लिए हिंदुस्तान में ही बंदा ढूंढा जा रहा है, और हमारी कोशिश होगी कि उस बंदे को भी पता न लगे कि वो सीआईए के लिए काम कर रहा है। परंतु उससे पहले जरूरी है सीडी को हासिल करना, जिसमें सीआईए के एजेंटों की रिकॉर्डिंग है हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री की हत्या करने की। जब तक वो सीडी नहीं मिल जाती, सीआईए को चैन नहीं मिलेगा। हम नहीं चाहते कि वो सीडी इंडियन सरकार देखे, अमेरिका बदनाम हो। फिरोजा ब्रिटिश एजेंट है, तो तुम्हें इस बारे में उसके अफसरों से बात करनी चाहिए। देवराज चांद तीखे स्वर में बोला। ब्रिटेन की वो जासूस एजेंसी ब्रिटेन की वो जासूसी एजेंसी अमेरिका के साथ है, परंतु उन्हें भी फिरोजा की खबर नहीं है। फिरोजा ने अभी तक तो अपनी एजेंसी से सारे संपर्क तोड़ रखे हैं। तुम हिंदुस्तान की सरकार की तरफ से वो सीडी हासिल करने की चेष्टा कर रहे हो। मार्शल ने भेजा है तुम्हें। हाँ, मुझे कहा गया है कि फिरोजा को भी हिंदुस्तान लाना है। देवराज चांद ने माइक की आंखों में झांका। तो क्या सीआईए खामोशी से तुम्हें काम करते देखती रहेगी। माइक कठोर स्वर में कह उठा। क्या मतलब। मिस्टर देवराज चौहान। माइक एक एक शब्द चबाकर कह उठा। सीआईए तुम्हें इस मामले में नहीं देखना चाहती, या यूं समझ लो कि तुम्हें जीने का एक मौका मिल रहा है। चाहो तो अपनी जान बचा सकते हो। चुपचाप इंडिया लौट जाओ और खुद को इस मामले से अलग कर लो, वरना कभी भी जान गंवा बैठोगे। सीआईए तुम्हारे पीछे है। आज बाहर फैले अपने साथियों की वजह से बच रहे हो, तो हर बार नहीं बच पाओगे। अगली बार मौत तुम्हारा नंबर लगा देगी। देवराज चौहान मुस्कुराया, फिर बोला। तुम्हारे कहने या धमकी देने की जरूरत नहीं। मैं वैसे भी कल हिंदुस्तान वापस लौट रहा हूं। यकीन नहीं होता। माइक की आंखें सिकुड़ी। कल सुबह का मेरा प्लेन है। चाहो तो एयरपोर्ट पर मुझसे मिल लेना। फिरोजा कहाँ है। माइक ने एकाएक पूछा। मैं नहीं जानता। सीडी। फिरोजा और सीडी के बारे में मुझे कुछ नहीं पता। मैं इन्हें नहीं ढूंढ पाया। तो पक्का है कि कल तुम हिंदुस्तान जा रहे हो। हाँ, परंतु तुमसे डरकर नहीं जा रहा। ये प्रोग्राम पहले से ही तय था। मैं जानता हूं कि तुम फिरोजा और सीडी को नहीं तलाश कर सके, परंतु मुझे हैरानी है कि तुम खाली हाथ इंडिया वापस लौट रहे हो, जबकि मार्शल उन लोगों को पसंद नहीं करता जो काम अधूरा छोड़कर। मार्शल के बारे में तुम काफी कुछ जानते हो। जासूसी के धंधे में एक दूसरे के बारे में जानकारी रखनी पड़ती है। माइक ने कुर्सी से उठते हुए कहा। आशा है कि अब हमारी मुलाकात नहीं होगी। ये पक्का है कि सीआईए हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री को किसी भी तरह मरवा के ही रहेगी। पक्का है। माइक ने दांत भींचकर कहा। अमेरिका के लिए यह बहुत जरूरी है। देवराज चांद मुस्कुरा पड़ा। मैंने ऐसा क्या कह दिया जो तुम मुस्कुराने लगे। माइक ने पूर्ववत लहजे में कहा। तुम तो हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री की हत्या की बात इस तरह कह रहे हो जैसे राह चलते इंसान को मारना हो। सीआईए अपने इरादे हमेशा पूरे करके रहती है। माइक का कठोर स्वर था। तुम्हें पता ही नहीं होगा कि सीआईए में पेशेवर हत्यारे शामिल हैं। वो हर काम को करना जानते हैं। परंतु तुम तो अभी कह रहे थे कि हिंदुस्तान से भाड़े का हत्यारा खरीद कर ये काम कराओगे। अभी तक तो सीआईए ने यही तय किया है। आगे पता नहीं क्या किया जाता है। माइक ने देवराज चौहान को घूरा। तो तुम कल सुबह हिंदुस्तान वापस लौट रहे हो। हाँ। बहुत बेहतर। दोबारा कभी सीआईए के रास्ते में मत आना। माइक गुर्राया। देवराज चौहान मुस्कुरा पड़ा। अब हमारी मुलाकात नहीं होगी। माइक पलटते हुए बोला। हुई तो तुम जिंदा नहीं रहोगे। कहता हुआ माइक बाहर निकल गया। देवराज चौहान आगे बढ़ा और दरवाजा भीतर से बंद करके रिवॉल्वर एक तरफ रखी और कुर्सी पर बैठ गया। मस्तिष्क में कई तरह के विचार दौड़ रहे थे।
समुद्र की उठती लहरों की आवाजें मध्यम सी कानों में पड़ रही थी। देवराज चांद ने नई सिगरेट सुलगाकर कश लिया। चेहरे पर गंभीरता थी। कुछ ही मिनट बीते होंगे कि मोबाइल बजने लगा। जेब से फोन निकालकर देवराज चौहान ने बात की। हेलो। मेरे आदमी ने बताया कि वो लोग चले गए। मार्शल की आवाज कानों में पड़ी। हाँ, वो सीआईए के लोग थे। माइक नाम का जासूस था। देवराज चौहान ने कहा। माइक? वो तो खतरनाक माना जाता है। तुम्हें कैसे जिंदा छोड़ गए? क्यों? तुमने सीआईए के ठिकाने पर 6 लाशें बिछाई थी, साइमन डिसूजा को मारा, और वो मुझे मारने आया था, परंतु मैंने उसे इस बात का विश्वास दिला दिया कि मेरे आदमी बाहर मौजूद हैं, इसलिए उसने अपना इरादा छोड़ दिया। माइक ये माना कि फिरोजा की दी सीडी नकली थी। तो फिरोजा ने सीआईए को नकली सीडी बेची $20 लाख में। मतलब कि असली सीडी फिरोजा के पास है। मार्शल का सोच भरा स्वर कानों में पड़ा। स्पष्ट है, परंतु फिरोजा किसी को मिल नहीं रही। वो किसी सुरक्षित जगह पर छिपी है। मैनचेस्टर से तुम्हें इस बात की खबर निकालनी होगी कि एस्टोनिया में वो कहाँ हो सकती है। वहां कोई तो ये बात जानता ही होगा। तुम्हें वहां देखना है कि फिरोजा का विश्वासी कौन था। मैनचेस्टर में हमारा एजेंट ब्रजवाश तुम्हें जानकारी देगा कि फिरोजा किस किस से मिली थी एस्टोनिया आने से पहले। तब वो फिरोजा पर नजर रख रहा था। तुम मैनचेस्टर में कहीं भी अकेले नहीं होगे। तुम पर मेरे एजेंट नजर रखेंगे और मुसीबत के वक्त तुम्हारी सहायता करेंगे। मैनचेस्टर में खतरा होगा। मेरे ख्याल में वहां तुम्हें ज्यादा खतरे का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि मैनचेस्टर शहर में ही हमारे प्रधानमंत्री को खत्म करने की प्लानिंग तैयार की सीआईए के लोगों ने। वहां सीआईए के अलावा ब्रिटिश जासूसी एजेंसी के लोग भी हो सकते हैं। ये मत भूलो कि वो भी फिरोजा को ढूंढ रहे हैं। उन्हें हमसे ज्यादा जरूरत है फिरोजा और सीडी की। सीआईए ने हमारे प्रधानमंत्री की हत्या करने का प्लान अब बदल दिया है। देवराज चौहान बोला। मतलब कि अब वो हमारे प्रधानमंत्री के पीछे नहीं है? पीछे हैं, परंतु काम की उस प्लानिंग से नहीं जो सीडी में दर्ज है। माइक का कहना है कि इस काम के लिए हिंदुस्तान के किसी बंदे का इस्तेमाल करेंगे। देवराज चौहान ने कहा। यह बात तुम्हें माइक ने कही? हाँ। वो ऐसी बात तुम्हें कहेगा ही नहीं। कहेगा तो समझो कि तुम्हें वर्गला रहा है, जबकि उनका प्लान कुछ और है। यह तो तय है कि सीआईए ने मैनचेस्टर में जो प्लान बनाया था, कम से कम उस पर काम नहीं होगा, क्योंकि वो प्लान खुल चुका है। फिरोजा उस प्लानिंग को जानती है। हो सकता है ये बात उसने किसी और को भी बताई हो। सीआईए उस तरह से भी काम नहीं करेगी जैसा कि माइक ने तुम्हें बताया है। तुम सीआईए को ठीक से जानते नहीं। वो कहती कुछ और है और करती कुछ और। जो भी हो, सीआईए को हम सफल नहीं होने देंगे। यहाँ प्रधानमंत्री की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। प्रधानमंत्री जी भी सीआईए का इरा- प्रधानमंत्री जी को भी सीआईए का इरादा बता दिया गया है। इस वक्त हालात ये हैं कि प्रधानमंत्री के आसपास परिंदा भी पर नहीं मार सकता। मार्शल, देवराज चांद ने गंभीर स्वर में कहा, जब बाहरी परिंदे के पर मारने की गुंजाइश ना हो, तो भीतरी परिंदा पर मारता है। ये बात तुम्हें याद रखनी चाहिए। भीतरी परिंदा? सीआईए के हाथ बहुत लंबे हैं। प्रधानमंत्री कार्यालय में ये काम कोई भी सीआईए के लिए कर सकता है। मैं तुम्हारी बात से सहमत हूं। प्रधानमंत्री जी को पूरी तरह सतर्क कर दो। ऐसा हो चुका है। सीआईए कुछ भी कर सकती है। ये तुम्हारा काम है, तुम जानो। देवराज चांद ने कहा और फोन बंद कर दिया। अगला दृश्य। अगले दिन सुबह देवराज चांद मैनचेस्टर के लिए रवाना हो गया। बैटन मार्च उसे एयरपोर्ट पर मिला था। वहां माइक भी था, परंतु देवराज चांद माइक को नहीं देख सका। एक आदमी ने माइक को आकर खबर दी। देवराज चांद मैनचेस्टर वाली फ्लाइट में गया है। सुनकर माइक के चेहरे पर जहरीली मुस्कान आ गई। मार्शल के एजेंट उलझे रहेंगे तो मार्शल भी उलझा रहेगा और हम काम कर जाएंगे। माइक कह उठा। कैसा काम? उस आदमी ने पूछा। तुम जाओ। वो चला गया। माइक ने एयरपोर्ट माइक ने एयरपोर्ट की इमारत से बाहर आते हुए मोबाइल निकाला और नंबर मिलाने लगा। फोन कान से लगा लिया। दूसरी तरफ बेल जा रही थी। फिर फिरोजा की आवाज कानों में पड़ी। हेलो माइक।
देवराज चौहान मैनचेस्टर गया है, मतलब कि वो उलझा पड़ा है। उधर से फिरोजा के हंसने की आवाज आई। वो उलझा हुआ है तो मार्शल भी उलझा हुआ है, और सीआईए इंडिया में अपना काम कर जाएगी। आज सीआईए का दस्ता इंडिया पहुंच जाएगा और फिर इंडिया के प्रधानमंत्री की हत्या की तैयारी शुरू कर दी जाएगी। सीआईए का साथ देने का शुक्रिया। तुम्हारी हरकतों की वजह से मार्शल और उसके एजेंट उलझे रहे। उनका ध्यान सीआईए की तरफ से हट गया और सीआईए अपनी तैयारी को अंजाम देती रही। तुमने देवराज चौहान और जगमोहन को खूब उलझा रखा है। ये काम मैंने सीआईए के लिए नहीं किया, तो अपने चीफ के कहने पर किया है। मैं सिर्फ अपनी एजेंसी की वफादार हूं। जो भी हो, तुम्हारे चीफ ने भी तो सीआईए के बड़ों की बात मानी, तभी ये काम हो सका। मैं तुम्हारे चीफ का भी शुक्रिया मैं तुम्हारे चीफ को भी शुक्रिया का फोन करूंगा। तुम्हारी हरकतों की वजह से सीआईए पर से मार्शल के एजेंटों की नजर हट गई। अब देवराज चौहान मैनचेस्टर में क्या करेगा? वो मैनचेस्टर पहुंचकर अब और उलझ जाएगा। मार्शल के एजेंट ब्रिजवॉश तक हमारे लोगों ने गलत खबरें पहुंचा दी हैं। वो ये खबरें देवराज चौहान को देगा और देवराज चौहान मैनचेस्टर में और भी व्यस्त हो जाएगा। मार्शल भी अपने एजेंटों में व्यस्त रहेगा कि वो फिरोजा को तलाश करता रहे, जब तक कि सीआईए एजेंट इंडिया में वहां के प्रधानमंत्री की हत्या करने जा रहे होंगे। किसी को पता भी नहीं लगेगा कि सीआईए ने कैसा खेल खेला है उनके साथ। जगमोहन के पास जो सीडी है वो खाली है, उसमें कुछ भी नहीं है। असली सीडी तो मैं तब तुम्हें मैनचेस्टर में ही दे चुकी हूँ, जब जगमोहन किसी काम से बाजार गया था और 2 घंटे बाद वापस लौटा था। जगमोहन का ये भ्रम बना रहने दो कि उसके पास असली सीडी है। ये तो अच्छा हुआ कि तुमने वक्त रहते चीफ को सारा मामला बता दिया कि तुम क्या करने का इरादा रखती हो। नहीं तो सीआईए से तुम्हें नुकसान पहुंच सकता था। जो भी हो, एंडी थॉमस हाइटन और टोनी ब्रोन्स की मौत सीआईए भूलेगी नहीं। इस मामले में वो ही सारा नुकसान हुआ सीआईए को। उन्हें जगमोहन ने मारा था। तभी मैं समझ गई थी कि जगमोहन हिंदुस्तानी जासूस है, और तभी मेरे मन में इस योजना का जन्म हुआ कि मैं इंडिया के जासूसों को उलझा कर रख सकती हूँ, ताकि सीआईए अपना काम करती रहे। तब इस बारे में मैंने चीफ को फोन किया और चीफ ने न्यूयॉर्क स्थित सीआईए के बड़े लोगों से बात की। इतना जरूर है कि शुरू में कुछ वक्त के लिए मेरा दिमाग जरूर खराब हो गया था कि सीआईए इंडिया के प्रधानमंत्री की हत्या करने जा रही है, परंतु जल्द ही मुझे समझ में आ गया कि मेरा काम अपने देश की सेवा करना है, ये देखना नहीं कि क्या गलत हो रहा है और क्या ठीक। फिर मैंने पूरी तरह अपने चीफ और सीआईए का साथ दिया। एक बार फिर थैंक्स। माइक मुस्कुराया। अब मैं क्या करूं? तुम आजाद हो। बेशक जगमोहन के साथ रहो या वहां से खिसक जाओ, ये तुम जानो। आज इंडिया में वहां के प्रधानमंत्री की हत्या को अंजाम देने का काम शुरू हो जाएगा, और ये बात इंडियन एजेंट नहीं जानते। यही सीआईए चाहती थी और तुमने ये काम कर दिखाया। कोई सोच भी नहीं सकता कि सीआईए का दल इंडियन प्राइम मिनिस्टर की हत्या करने के लिए इंडिया पहुंच गया है। और वो $20 लाख जो साइमन डिसूजा ने, वो तुम सीआईए की तरफ से अपना इनाम समझ के रखो। माइक ने हंसकर कहा। सच? फ्रोजा की खुशी से भरी चीख माइक के कानों में पड़ी। तुमने हमारा आसान तुमने हमारा काम आसान किया है फ्रोजा। सच में तुम बेहतरीन एजेंट हो। इस वक्त जगमोहन कहाँ है? वो बाथरूम में है। आज हमने रीगा की मार्केट घूमने और शॉपिंग करने का प्रोग्राम बनाया है। उसे तुम्हारी हरकतों पर जरा भी शक नहीं। शक कैसे होगा? वो तो मेरे प्यार में पड़ा है। सच में मर्दों को बेवकूफ बनाना औरतों के लिए कितना आसान होता है। रोजा के हंसने की आवाज आई तो माइक ने मुस्कुराकर फोन बंद कर दिया। अगला दृश्य। एनी का मोबाइल बजने लगा। वो बेड पर लेटी थी। आज कुछ थकान महसूस कर रही थी। मस्तिष्क में फिरोजा के बारे में चिंता थी। फिरोजा की उसे कोई खबर नहीं मिल रही थी। उसे डर था कि कहीं वो सीआईए के हाथों में न पड़ जाए। अभी तक उसे राहत की बात सिर्फ यही लगी थी कि फिरोजा ने वो सीडी सीआईए को नहीं बेची थी। अगर वास्तव में बेची होती तो फिरोजा एजेंसी की गद्दार बन जाती और उसे सजा भी हो सकती थी। फोन बजते ही उसने रिसीवर उठाया और दूसरी तरफ रॉजर था। देवराज चौहान मैनचेस्टर गया है 15 मिनट पहले ही फ्लाइट से। उधर से रॉजर ने कहा। क्या? एनी चौंक कर उठ बैठी। मैनचेस्टर में वो क्या करेगा?
पता नहीं, कहीं उसे फ़िरोज़ा की कोई खबर मिली हो? फ़िरोज़ा मैनचेस्टर न चली गई हो रॉजर? मेरे पास ऐसी कोई खबर नहीं। मैं देवराज चौहान पर नज़र रख रहा था और तुम्हें बता दिया कि वो मुझे चीफ से बात करनी होगी, ताकि मैनचेस्टर एयरपोर्ट से निकलने पर देवराज चौहान पर नज़र रखी जा सके। एनी ने सोच भरे स्वर में कहा, शायद फ़िरोज़ा मैनचेस्टर में हो। एनी ने फ़ोन बंद किया। वो चीफ को मिलाने ही वाली थी फ़ोन वो चीफ को मिलाने ही वाली थी कि फ़ोन बज उठा। हेलो। एनी ने कॉल रिसीव की। एनी, चीफ की आवाज़ कानों में पड़ी। ओह चीफ, मैं तुम्हें फ़ोन करने ही वाली थी। पहले मेरी बात सुनो। चीफ की आवाज़ पुनः कानों में पड़ी। इससे तुम्हारी परेशानियां समाप्त हो जाएंगी। क्या फ़िरोज़ा मिल गई? वो गुम ही कब हुई थी? चीफ का मुस्कुराता स्वर कानों में पड़ा। क्या मतलब? एनी बुरी तरह चौंकी। वो हमारी एजेंसी के और सीआईए के एक प्लान पर काम कर रही थी। कब से? एनी का चेहरा देखने लायक था। जब से जगमोहन ने सूजी के फ्लैट पर उन तीनों एजेंटों को मारा था, उसके बाद से। फ़िरोज़ा का फोन मुझे आया था कि वो गद्दार नहीं है और एजेंसी के साथ है। उसने बताया कि उसके साथ इंडियन एजेंट है जो कि सीडी पाने की खातिर उससे प्यार का नाटक कर रहा है। वो चाहे तो इंडियन एजेंटों को उलझाकर रख सकती है, अगर सीआईए चाहे तो। मैंने सीआईए से बात की तो पता चला इन दिनों इंडियन एजेंटों से वो परेशान थे, क्योंकि इंडियन एजेंट सीआईए की हरकतों पर कड़ी नजर रख रहे थे। सीआईए ने यह बात मान ली कि फ़िरोज़ा इंडियन एजेंटों को उलझा कर रखे। इसके साथ ही मेरी और सीआईए की प्लानिंग शुरू हो गई। माइक मैनचेस्टर आकर चुपचाप फ़िरोज़ा से मिला और उससे सीडी ले ली। उसके बाद फ़िरोज़ा जो करती रही वो हमें पता चलता रहा। फ़िरोज़ा ने बहुत ही खूबसूरती के साथ इंडियन एजेंटों को भटकाए रखा। मार्शल को यही खबर मिलती रही कि वो सीडी फ़िरोज़ा के पास है और देवराज चौहान भी आकर फ़िरोज़ा को ढूंढता रहा। मार्शल अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल करता रहा और उधर सीआईए अपनी तैयारियां करती रही इंडियन प्रधानमंत्री की हत्या करने के लिए। इस दौरान इंडियन एजेंटों का ध्यान सीआईए से हट गया। आज सीआईए का एक दल इंडियन प्रधानमंत्री की हत्या करने के लिए इंडिया पहुंच जाएगा। यहीं तक सीआईए हमारी सहायता चाहती थी। एनी का बुरा हाल था। चीफ, आपने तो मुझे हैरान कर दिया। अब तुम सब जान गई हो। अगर फ़िरोज़ा विभाग की योजना पर काम कर रही थी तो फिर मुझे क्यों एस्टोनिया भेजा? इसलिए कि इंडियन एजेंट जान ले कि हम खुद भी फ़िरोज़ा की तलाश में भागे फिर रहे हैं। हमें देखकर इंडियन एजेंट भी हमारी दिशा में लग जाएंगे और रास्ता भटक जाएंगे। ऐसा हुआ भी। जगमोहन इस आशा के साथ फ़िरोज़ा के साथ है कि वो सीडी हासिल कर लेगा। उधर देवराज चंद सीडी और फ़िरोज़ा को ढूंढने में अपना वक्त बर्बाद कर रहा है। इंडियन एजेंट या मार्शल को इस बात की हवा भी नहीं कि आज सीआईए का एक दल इंडिया के प्रधानमंत्री की हत्या के लिए दिल्ली पहुंच रहा है। एनी के चेहरे पर गंभीरता नजर आने लगी। ये तो बहुत गहरी चाल खेली गई इंडियन एजेंटों के साथ। ये फ़िरोज़ा का ही प्लान था, जो कि सीआईए को अच्छा लगा। क्या हमने ठीक किया सीआईए के साथ देकर? गलत क्या है? अमेरिका हमेशा इंग्लैंड के काम आया। चीफ, इस तरह तो हम भी इंडियन प्राइम मिनिस्टर की हत्या के हिस्सेदार बन जाएंगे। एनी गंभीर थी। ये बात कोई नहीं जान सकेगा। हमारी जासूसी दुनिया में बात बाहर निकलते देर नहीं लगती। हमारे सीआईए के साथ होने का कोई सबूत नहीं है। वैसे भी सीआईए यहीं तक हमारा साथ चाहती थी। अब हम सीआईए के हर प्लान से अलग हो चुके हैं। सीआईए क्या करती है, इससे हमें कोई मतलब नहीं। हमें पता ही नहीं कि फ़िरोज़ा कहाँ है। रीगा में। रीगा में कहाँ? चीफ ने फ़िरोज़ा का पता बताकर कहा, सावधानी से उससे मिलना। जगमोहन उसके साथ है अभी तक। ठीक है चीफ। अब तुम वापस मैनचेस्टर आ जाओ। एस्टोनिया में तुम्हारा काम खत्म हुआ। चीफ, देवराज चौहान इस वक्त मैनचेस्टर वाले पहुंचने वाली फ्लाइट में है। वो मैनचेस्टर क्यों जा रहा है? ये उसकी अपनी समस्या है। हमें इससे कोई मतलब नहीं। सीआईए ने मैनचेस्टर में कोई जाल पहले से ही बुन रखा है। सीआईए ने कुछ गलत खबरें मैनचेस्टर स्थित इंडियन एजेंट ब्रिजवाश तक पहुंचाई हुई हैं। हो सकता है उन्हीं की वजह से देवराज चौहान मैनचेस्टर जा रहा हो। वहां उसे ब्रिजवाश से जो खबरें मिलेंगी, उससे वो और भी उलझकर व्यस्त हो जाएगा।
यानी कि इस तरह मार्शल भी इंडिया में अपने एजेंटों के साथ व्यस्त रहेगा और सीआईए तब तक दिल्ली में प्राइम मिनिस्टर की हत्या कर देगी। सीआईए जो भी करे उससे हमें कोई मतलब नहीं, कोई मतलब नहीं। तुम मैनचेस्टर पहुंचो। रोजा कब तक जगमोहन के साथ रीगा में रहेगी? एनी ने पूछा। 1 घंटा पहले मेरी फ्रोजा से बात हुई थी। मैंने उससे कह दिया कि काम खत्म हो गया है और वो वापस मैनचेस्टर पहुंचे। अब फ्रोजा जैसे भी जगमोहन से पीछा छुड़ाएगी और मैनचेस्टर आ जाएगी। चीफ की आवाज कानों में पड़ रही थी। मैं फ्रोजा से मिलने रीगा जाना चाहती हूँ। सावधानी से मिलना, कहीं तुम सारा प्लान मत फेल कर देना। चिंता न करें चीफ, एनी ने गंभीर स्वर में कहा। फोन बंद करके एनी ने मैनचेस्टर घर का नंबर मिलाया। माँ ने फोन उठाया। फ्रोजा ठीक है माँ, वो मिल गई, एनी ने कहा। वो कर क्या रही थी जो? वो ठीक है माँ, चीफ के बताए किसी सीक्रेट मिशन पर काम कर रही। चीफ के बताए काम पर काम कर रही थी तो सीआईए उसकी जान के पीछे क्यों? वो सब दिखावा था माँ, मैं तुम्हें वापस आकर बताऊंगी कि क्या बात है। तुम फ्रोजा के साथ घर आ रही हो? ख्याल तो यही है, 2-3 दिन में हम घर आ जाएंगे, एनी ने कहा और फोन बंद कर दिया। चलिए दोस्तों, इस कहानी को यहीं रोकते हैं। बहुत जबरदस्त ट्विस्ट। हालांकि मुझे पहले से ही शक था, मैंने आप लोगों को बताया था। ये शक मेरा कहाँ से हुआ? शक मेरा हुआ वो जो रुझान शहरी था ना, जब उसने देवराज चौहान को कहा कि वो तो फ्रोजा के साथ बेड पर भी, तब मुझे समझ में आया कि नहीं, बंदूक के सामने आदमी अक्सर झूठ नहीं बोलता। और वो भी तब जब उसके ठीक सामने एक आदमी पहले ही मारा गया हो। अब अगर फ्रोजा वैसी थी, जो कि उसके पास्ट की बात है, तो वो प्रेजेंट में वो नहीं हो सकती थी जो वो जगमोहन को दिखा रही थी। तो यानी कहानी उल्टी थी। खैर, अब देखना ये है कि वो जो हिट स्क्वाड जो इंडिया पहुंच चुका है प्रधानमंत्री की हत्या करने के लिए, क्या उसे मार्शल रोक पाता है? मार्शल के पास बहुत सारे आदमी होंगे। देवराज चौहान और जगमोहन को पकड़ने के लिए उसने 8 लोग लगाए हुए थे, तो फौज होनी चाहिए उसके पास। और वो कितने स्मार्ट हैं कितने नहीं, ये अलग बात है। मुझे तो लगता है कि देवराज चौहान मैनचेस्टर पहुंचते ही ये सारी बात समझ जाएगा। अब देखते हैं आगे क्या होता है। कहानी बिल्कुल करीब पहुंच चुकी है। और हाँ दोस्तों, आप में से बहुत से दोस्तों ने मेरी रिक्वेस्ट के ऊपर एक्शन किया। आप लोगों ने मेरी रिक्वेस्ट कबूल की, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बस इसी तरह अपने भाई की रिक्वेस्ट मानते रहिए और कहानी सुनने के बाद एक छोटा सा कमेंट जरूर कर दिया कीजिए, इससे मुझे अच्छा लगता है। मैं जैसे ही सिस्टम खोलता हूँ ना रिकॉर्ड करने के लिए, सबसे पहले मैं यही देखता हूँ कि किसी का कोई कमेंट आया क्या। भले 1 2 3 जितने भी लोग कमेंट करें, उससे लगता है कि यार किसी को इंतजार है आपका। खैर, वैसे मैंने सुना है कि अगर इसको लाइक किया जाए ना तो ज्यादा लोगों तक पहुंचती है। तो आपसे ये भी मेरी रिक्वेस्ट रहेगी कि हमारे चैनल की रीच को थोड़ा बढ़ाएं, अपने जानकारों के साथ शेयर करें। वैसे आप लोगों का इतना सहयोग भी बहुत है मेरे लिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली कहानी के साथ, इस कहानी के अगले भाग के साथ। तब तक खुश रहें, स्वस्थ रहें, सुखी रहें। आप सुन रहे हैं कहानी वार्ता अपने दोस्त विक्रम के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।